नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशा न्यूज और ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। गया से पटना जाने के क्रम में आज जहानाबाद पहुंचे जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी ने जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में पत्रकारों को बताया कि उनकी लहर है और लोग चंदेश्वर चंद्रवंशी और मोदी जी को देखकर वोट कर रहे हैं। इस बार जो एनडीए का नारा है 400 का पार, वो हर हाल में हम लोग पार कर रहे हैं। और सुनिए जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा है। हम मखदूमपुर में थे। मखदूमपुर में 3 जगह जाने का हमको मौका मिला। एक तो अंगूर बागान गए, वहाँ लोगों से बात किया, वहाँ कुछ प्रकार की कैजुअलिटी हुई थी। उसी सिलसिले में गए और शेड्यूल कास्ट में महादलित के लोगों से हमने चर्चा की। वहाँ करीब करीब 200-250 घर लोग हैं, तो कह लीजिए कम से कम 1000 वोटर जरूर हैं। उन लोगों के बीच में हमने चर्चा की। फिर वहाँ से हम लोग आए तो मखदूमपुर में पार्टी का चुनाव कार्यालय खुलना था, उसका शुभारंभ हमने ही किया। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे, वो सबसे भी वार्ता हुई। उसके बाद फिर चले आए। एक मनियारगंज एक बस्ती है आपको टेहटा में, वहाँ पर एक घर में आग लगी। एक युवक को जला देने का ही प्रयास किया गया था। उसकी सारी संपत्ति जल गई, ध्वस्त हो गई। उसके जो बच्चा देने वाली एक गाय थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। वहाँ भी करीब करीब सैकड़ों लोग आ गए थे, वार्ता हुई। उसके बाद फिर हम खलकोचक गांव में गए, एक निजी घर में, जहाँ लगता है 150-200 के संख्या में महिलाएं और युवक और कुछ वैसे लोग थे जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, बट वो बहुत कारगर हैं वो लोग चुनाव के संदर्भ में। सबसे हमारी बातें हुई। फिर खलकोचक गांव में भी गए। कथित रूप में ये सुना था कि यहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वर्तमान हमारे सांसद और जो चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर बाबू से, शायद दुखी हैं। इस बात को लेकर के हम खलको गांव चक्कर गांव में गए। खलकोचक गांव भूमिहारों से प्रभावित बस्ती है, बहुत इम्पोर्टेंट बस्ती है। वहाँ की आवाज़, वहाँ की हवा समस्त मखदूमपुर प्रखंड में चुनाव क्षेत्र में फैलती है। वहाँ गए। अब ये सब जगह हम गए तो जो सारांश हमने सुने, ये बात सही है कि हमारे प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के प्रति दिमाग में कुछ बातें हैं कि वो कम आए, लोगों से कम मिले, ये बात की चर्चा है। हम लोगों को समझाने का कोशिश किया और सफल कोशिश किया। सब लोग इस बात से समझ गए। हमने उदाहरण दिया कि 16 अप्रैल को गया में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था, जहां हम चुनाव लड़ रहे थे गया से पार्लियामेंट में। उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव जीतन मांझी नहीं लड़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। यही चर्चा हम सब जगहों में कहा कि हमारे प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी में हो सकता है कहीं कहीं कोई कमी, लेकिन नकारात्मक बात इस रूप में कहीं नहीं आई कि किसी को केस में फंसा दिया, किसी को कोई गलत चीज़ों के लिए पैरवी कर दिया। मतलब कि अगर बनाए किसी को नहीं तो बिगाड़ने का भी काम किसी ने नहीं किया, ये बात भी सामने आई। इसी को बात को लेकर के जब हम कहा कि जब ऐसी बात है तो फिर चुनाव तो अब हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी से है और कहा है, तो हमको तो उनको ही वोट देना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज के संदर्भ में क्यों वोट देना चाहिए, इसकी भी चर्चा लोगों में हमने किया। काम धाम तो बहुत लोग गिनाते हैं, उन कामों की हम चर्चा नहीं किया। हम कुछ राजनीतिक बात उन लोगों को बताया कि एक चर्चा चलती है
जो विरोधी लोग कहते हैं कि संविधान और आरक्षण का खतरा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नारा दिए हैं कि अब की बार 400 पार। हम लोग भी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो उन लोगों का कहना है कि 400 पार हो जाने के बाद आरक्षण को और संविधान को खतरा पहुंचाएगा। हमारा इसमें 2 पॉइंट है जो लोगों को बताया, और उस पॉइंट से सब लोग सहमत हुए और सब लोगों ने एक मत से कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तीर छाप में हम लोग वोट करेंगे। और वो 2 बातें हैं ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन में भी संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है, इतना बहुमत है। कहिए कैसे? कि जब 370 धारा को उन्होंने खत्म किया तो संविधान में सुटेबल संशोधन करके ही किया। तो अधिकार है, पावर, सत्ता है तब ना, जबकि विरोधी लोग सबको विरोध किया था, बावजूद भी उन्होंने 370 धारा को संविधान संशोधन करके पारित करा लिया। और आज 370 धारा का समझ नहीं है। अगर आरक्षण को खत्म करना होता खत्म, अगर संविधान में कोई और बात करनी होती तो कर दिए होते। तो साफ कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं तब तक हम आरक्षण और संविधान को कोई छू नहीं सकता है। तो इस बात पर विश्वास यकीन रखना चाहिए, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमने वो कहा कि 400 का आंकड़ा पार इसलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार तो है, अभी वो नहीं संशोधन करना चाहते हैं, वो नहीं आरक्षण को टच करना चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं, क्यों मांग रहे हैं 400 सीट? उसका कारण है कि पार्लियामेंट में अगर कार्यकारी बहुमत रहे, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो बहुत सारे डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो सकती है। और विरोधी लोग खास करके अभी नेशनलिटी का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का, कभी चीन का लोग हिमायती कर देते हैं। वैसी परिस्थिति में हम लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को किस परिस्थिति में लाना है। नरेंद्र मोदी की सरकार, NDA के लोग तय कर लिया है कि हम POK को हम अपना हिंदुस्तान में ले आवेंगे। इसके लिए निश्चित है कि एब्सोल्यूट ही नहीं, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चाहिए ताकि पार्लियामेंट में कोई हिचकिच नहीं हो। इसके लिए वो चाहते हैं। ये बात सुन करके सब लोग खड़े हो करके ताली लगाते हैं और कहते हैं कि सही में ये बात अच्छी है, तब तो 400 का आंकड़ा पार ही होना चाहिए। इस लाइन पर हम जो समझा कल 3-4 जगह घूमने के बाद कि आज परिस्थिति बन गई है कि जहानाबाद का हमारा NDA का उम्मीदवार, जदयू का उम्मीदवार चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी का तीर छाप पर 1 तारीख को निश्चित बटन दबेगा और एक अच्छे मेजोरिटी से जीतेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे सर कि रोजगार पर बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं, सभा करते हैं। कल जो सारण में घटना हुई चुनाव के समय में, उस पर उनका बयान आया है कि ये बौखलाहट है। 200 सीट भी जो है बीजेपी नहीं जीतने जा रही है। देखिए, कोई रात में स्वप्न देखता है, कोई दिन में स्वप्न देखता है। वो लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं। वो लोग हताश हैं कि अगर सारण की घटना कहते हैं तो पता लगाइए कि सबसे पहले बूथ पर कौन गया था। राजद के कार्यकर्ता लोग गए थे और उसके उम्मीदवार गए थे। वहां उन्होंने उत्तेजना फैलाई। उत्तेजना के बाद भी वहां के वोटर लोगों को धन्यवाद देते हैं कि शांति से लोग वोट कर दिया और वोट निश्चित रूप में NDA के पक्ष में गया। उस बौखलाहट में दूसरा दिन उन लोग और उत्तेजित हो गए, किसी पर आक्रमण की बात आ गई, तो रक्षार्थ लोगों ने अपना काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हो
वो लोग बौखलाहट में कर रहे हैं और जिसके चलते आज घटनाएं घट रही है, इसकी जांच की बात हुई है। जांच हम लोग मांगते हैं और कहते हैं कि जांचों उपरांत जो बात होगी देखा जाएगा। एक चीज रही बात कि नरेंद्र भाई मोदी जी को कम सीट आने की बात वो लोग करते हैं, तो हारा हुआ जो पहलवान है मैदान में जाता है तो यही कहता है कि अबर आओ हम आपको पटक देंगे। यही बात उन लोगों की हो, सिर्फ जनता को बहलाने के लिए, अपना जो दिक्कत ये खामियां हैं उससे लोगों को ये भ्रम डालने के लिए वैसा वो लोग कर रहे हैं। उन लोग की स्थिति 2019 से भी नीचे की होगी और बिहार में जो एक गलती हुई थी कि हम लोग 39 आए थे वो कंप्लीट होगा। इस साल हम लोग 400 से जीतेंगे। इससे उनमें बौखलाहट है और बौखलाहट का निश्चित कारण है कि उसका नेता कौन है। बाराती आप हम लोग जाते हैं, बिना दूल्हा के बाराती जाती है। अगर बिना दूल्हा के जाए बाराती तो उसको लोग लौटा देते हैं। आज उसी प्रकार से यहाँ कोई नेता वहाँ का नहीं है, इसलिए भारत की जनता सब उनको लौटा दे, घर लौटा दे रही है। इसलिए वो बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं। विपक्षी जो है ईवीएम पर फिर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल है कि दूसरे राज्यों में वो जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब होता है। यही तो उन लोगों की दुर्गमी नीति है। कहने का मतलब ईवीएम में कहीं कोई बात नहीं है, पारदर्शिता है, सबके सामने दिखला करके टेस्ट करके बात की गई है। ईवीएम के चलते कोई बात नहीं। अभी देखा ना, कहीं को कर्नाटक में जीते हैं ना लोग, और इधर पंजाब या हरियाणा में कहीं पर बात आई है ना, तो वहाँ पर ईवीएम नहीं था, कैसे जीते हैं वो लोग। 5 चरणों के बाद एनडीए कहाँ अपने को पा रही है भारत में? 5 चरणों के बाद एनडीए का जहाँ तक सवाल है, हम सब जगह का हमको ये नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं का कहना है कि लगभग वो 270 से पार हो गए हैं 5 चरण, और बाकी 2 चरण है जिसमें कि काफ़ी सीट है, उसमें 100 से ज़्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब 370 और वही अगल बगल के लोग मिला करके 400 से ऊपर। सर, राजीव प्रताप रूढ़ी का एक बयान आया है कि आत्मरक्षा में गोलियां चली है, हम किसी से कमजोर नहीं है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? ये तो स्वाभाविक है, जब किसी पर हम पर कोई आके आक्रमण करेगा तो हम छोड़ देंगे क्या? मतलब कानून को हाथ में लेना चाहिए। कानून के हाथ में नहीं, आप मारिएगा तो हम हाथ पर हाथ धर के रहेंगे और कहेंगे कि मारो हमको, हम रक्षा तो कुछ करेंगे। और उसमें भी यदि किसी को लाइसेंस मिलता है, डिफेंस मिलता है तो आत्मरक्षा के लिए होता है। हमको याद है, अब हम गांव में रहने वाले हैं, कि एक गांव में डकैती हो रही थी और उस गांव में जिसे गन था, उन्होंने गन का प्रयोग नहीं किया। डकैती होने के बाद जब बात आई कि उन्होंने गन का प्रयोग नहीं किया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। ये भी तो है, हमको कोई मारने आवे और हम चुपचाप बैठे रहें अपना ये को, तो फिर हमको शस्त्र रखने का क्यों दिया? आत्मरक्षा और धन के रक्षा के लिए धन दिया जाता है तो शस्त्र। तो वैसी परिस्थिति में अगर रूढ़ी जी बोले हैं तो हम समझते हैं कोई गलत बात नहीं बोले हैं, हम समर्थन करते हैं। ठीक।